बहुत सारे एस्पिरेंट ये होते हैं जिनके पास कोई हॉबी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला उसने एंड एकेडमिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। नाउ समहाउ एफकेट सीडीएस एग्जाम क्लियर हुआ एंड ही इज इन एसएसबी। अब उसके मन में ये डाउट होता है कि यार मेरी ना हॉबी है ना मैंने कुछ को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा किया है और मैं मार्क्स भी लेके नहीं अच्छा है, तो मैं इस चीज को कैसे बताने वाला हूँ, तो सर उसे क्या करना चाहिए? कई बार बच्चा क्या होता है कि वो बहुत मतलब काफ़ी क्वालिटी हैं, अच्छा बिहेव भी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को ग्रुप में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे जीडी में है एंड देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो वेरी कंफर्टेबल जब वो 1-to-1 बात करते हैं, लेकिन जहाँ ग्रुप में बात आती है थोड़ा सा वो माइल्ड हो जाते हैं या अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं। सो एक तो उसको ये समझना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट क्या है। The qualities are highly trainable. These qualities are also trainable, but the speed is lesser over there. So other qualities one may compromise, determination, courage, that is very practice करो आ जाता है, develop हो जाता है. But अगर किसी के दिल में कहीं खोट है, कि दिमाग में विचारों में अगर कोई खोट है, वो चीज़ compromise नहीं acceptable है. I don't think such candidates will ever be able to perform well. That is my personal opinion. जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको एसएसबी का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, या फिर डिफेंस एग्जाम्स के बारे में नया नया पता चला होता है, या फिर कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो एसएसबी के रिजेक्शन से परेशान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन ले सकते हैं, या फ्रेशर की अगर बात करें तो भाई फ्रेशर्स के लिए कैसे वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन ले सकते हैं। अच्छा, खास बात यह है आज के इस वीडियो की कि इसके ऊपर आपको कुछ टिप्स देने के लिए, कुछ इनसाइट्स देने के लिए मैंने एक पैनल बुलाया हुआ है। एंड गेस व्हाट, उस पैनल में लोग कौन है? वो लोग जिन्होंने एज एसएसबी ऑफिसर्स बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट और रिजेक्ट किया हुआ है। आइए मिलते हैं अपने पैनल से। सो इन आवर पैनल एज साइकोलॉजिस्ट वी हैव लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मवीर एंड कर्नल कौशल। As interviewing officer, we have Group Captain Kukreja and Group Captain Pandey. GTO के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास कमांडर विकास यादव एंड कर्नल अश्वनी ठाकुर सर। सर, आज की इस वीडियो में एक जो एस्पिरेंट होता है, जो ये एस्पायर करता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन ले सके, या फिर मैं यूं कहूं कि अगर कोई एस्पिरेंट रिजेक्ट हो रहा है किसी भी स्टेज में, ओवरऑल अगर वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन चाहता है तो उसको किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करनी चाहिए, उसको अपने प्रिपरेशन में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मवीर से। सर, आप प्लीज ओवरऑल साइकोलॉजी के ऊपर बताएं कि एक बच्चे को प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है अगर उसको साइक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो। देखो, साइक टेस्ट में चार सबको पता है, 4 टेस्ट होते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी। सबसे पहले जब टीएटी की बात करते हैं तो जब बच्चा या तो जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है या फिर जो ऑलरेडी दे के आ चुका है, अटेम्प्ट्स करके आ चुका है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओवर रिहर्स नहीं करना है ना। और देखो, जो टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं वो टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आपका नेचुरल पर्सनालिटी बाहर निकल के आए। जब आप बहुत ही रिहर्स या एक मेमोराइज्ड आंसर्स रिस्पॉन्स जब तैयार करते हैं तो वो एक मास्क की तरह काम करता है, विच इज़ यू आर ट्राइंग टू हाइड योर रियल पर्सनालिटी। तो सबसे पहले तो है आपको अपनी नेचुरल सेल्फ दिखाना है वहाँ पे जाके। दूसरा, जब तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीएटी की हम बात करें तो आपको एक स्टिमुलस दिखाया जाता है जिसमें आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं स्टिमुलस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो पहले तो आपको वो 30 सेकेंड अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं, है ना, क्योंकि अगर आपने अपना स्टिमुलस अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, उसके माइन्यूट डिटेल्स को समझ लिया, उसकी सिचुएशन को समझ लिया, उसके बैकग्राउंड को समझ लिया, बिकॉज आपकी स्टोरी का जो बेस फॉर्म होने वाला है वो इसी चीज़ से फॉर्म होने वाला है कि आपको क्या बैकग्राउंड दिखाया गया है। आपको रूरल बैकग्राउंड दिखाया गया है, अपना अर्बन बैकग्राउंड दिखाया गया है, आपके कैरेक्टर्स के मूड और इमोशंस कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है ना, उनकी एज और जेंडर क्या है। तो ये सब जब हम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जब हम स्टिमुलस पे फोकस करेंगे ना, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो जो 30 सेकंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। वो जल्दबाजी में सोचते हैं कि हाँ बस हमने एक एक पिक्चर का समझ लिया कि क्या पिक्चर है और उसके ऊपर एक स्टोरी राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं। बट एक अच्छी स्टोरी, हम जो बोलते हैं कि अच्छी स्टोरी होती है, वो वही होती है जिसमें आप अपने स्टिमुलस को बहुत अच्छे से समझें और उसके ऊपर फिर आप एक स्टोरी फॉर्म करें। तो इसलिए आपका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएटी का सबसे, और हम बोले साइक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो परसेप्शन, कि सिचुएशन को समझना। आप जितना अच्छा सिचुएशन को समझोगे आपका रिस्पॉन्स उतने ही अच्छे होंगे। तो उस पर फोकस होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके रट्टा नहीं मारना है हर चीज़ के लिए, साइकोलॉजी को अच्छा करने के लिए?
बिल्कुल, देखिए तो रट्टा मारने से होता क्या है ना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बिल्कुल सही। जैसे कि जो बहुत ज़्यादातर जो कैंडिडेट गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि एक रट्टा मार लिया हमने, एक मेमोराइज कर ली स्टोरी। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक कैंडिडेट आया था जिसने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी थी, सेविंग अ विलेज, बहुत हीरोइक स्टोरी लिख दी थी। बट जब एसआरटी में जब हम पहुँचे ना, तो वहाँ पे वो ही वॉज नॉट इवन रेडी टू टेक वेरी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। एक एसेसर के लिए बहुत आसान है पता लगाना कि विच इज़ अ रिहर्स्ड स्टोरी और अ रिस्पॉन्स, और विच इज़ अ पॉलिश्ड, और विच इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो नेचुरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरा ये मानना है कि मैं और अपने सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस भी करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर नेचुरल सेल्फ। वो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करो बट आपको जो नेचुरल पर्सनैलिटी है वो निकल के बाहर आनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नल कौशल से है। सर हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि गुड ह्यूमन बीइंग, बैड ह्यूमन बीइंग, और सारे एस्पिरेंट परेशान रहते हैं। कोई ये इमेजिन करता है कि हमने पास्ट में कोई गलती की थी तो अब आगे क्या एसएसबी के अंदर अगर वो हम बता रहे हैं। और सर गलतियां भी बहुत छोटी होती हैं, किसी ने अपने दोस्त को बिट्रे कर दिया है, या फिर कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे किसी दोस्त को पीट दिया, किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। तो सर डेफिनेशन क्या है गुड ह्यूमन बीइंग, बैड ह्यूमन बीइंग, और क्या ये चीज़ें हमारे साइकोलॉजी में इम्पैक्ट डालती हैं जब बच्चे एस्पिरेंट अपना टेस्ट देते हैं, या फिर किसी एक सर्टेन एज ग्रुप में वो इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं? सर आपके क्या टेक्स है इस पर? डेफिनेटली, एज यू हैव सेड कि गुड ह्यूमन बीइंग और बैड ह्यूमन बीइंग रिफ्लेक्ट करता है साइकोलॉजी में। व्हाई नॉट? बिकॉज अल्टीमेटली गुड ह्यूमन बीइंग और बैड ह्यूमन बीइंग कैसे बनते हैं? अपनी सोच से बनते हैं, अपने विचारों से बनते हैं। तो अगर आपके सोच और विचार अगर गलत या सही है तो अकॉर्डिंगली आप गुड ह्यूमन बीइंग और बैड ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आप उनको डाल सकते हैं। और डेफिनेटली एज आई हैव बीन टेलिंग कि एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज ट्रेनेबल। तो अगर किसी से कोई गलती किसी स्टेज पे, यंगर एज पे, यंगर स्टेज पे हो भी गई है, one can always improve upon his or her personality. It can always be changed in due course of time. अगर आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिली है इनिशियली, लेट अस से इनिशियल स्टेजेस में आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिली है ग्रो करने के लिए, लेटर एनवायरनमेंट में यू कैन ऑलवेज improve your personality by being in a right environment. So that can always be done. Another point which I would like to add was following with the Dharmveer's argument. In a story writing, coming to the TAT's particular, of course, the observation of the pictures, the stimulus is very important. One must be observing it in a detailed manner. But the selection of theme is another very, very important issue on which the story rests. Actually, that is the main pillar of the story. So the selection of theme, that itself is going to indicate the level of the candidate. देखिए बच्चों में फ़र्क कितना होता है? बच्चों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, जनरली सेम एनवायरनमेंट से आके लोग 19-20 का फ़र्क होता है। फ़र्क कहाँ पर पड़ता है? आपके लेवल में। वो क्वालिटी ऐसा नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल में जो हम 15 क्वालिटीज देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, जीरो है, या किसी इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा है। क्वालिटीज़ वो सब में होती हैं, लेकिन लेवल ऑफ क्वालिटीज़ इज़ डिफरेंट, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर एसएसबी में बेसिकली उस इशू को हम टैकल करते हैं कि जिसमें वो क्वालिटीज़ एक अच्छे लेवल पे हों और सूटेबल लेवल पे जो हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट है बेसिकली। सो ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रेनेबल। अगर कोई बैड ह्यूमन बीइंग या गुड ह्यूमन बीइंग ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं हमको इस बात में मानना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गलती करी है, वन डज ऑलवेज इम्प्रूव, वन कैन ऑलवेज इम्प्रूव एंड वन कैन बी अ बेटर पर्सन इन टाइम्स टू कम। डेफिनेटली। श्योर सर। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जस्ट अभी आया कि सर क्या किसी की पर्सनालिटी के कुछ ऐसे ट्रेट्स भी होते हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है फौज में, कि भाई ये तो रेड फ्लैग है, नहीं चलेगा बिल्कुल? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? स्पेशली जो हमने 15 OLQs आप सबको पता है कि वो 4 फैक्टर्स में होती है, फैक्टर 1, 2, 3, 4। तो स्पेशली द क्वालिटीज फैक्टर 1 और फैक्टर 2 क्वालिटीज जो हैं वो उनसे कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस क्वालिटीज कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, सो other qualities are highly trainable. These qualities are also trainable, but the speed is lesser over there. So other qualities one may compromise it, determination, courage, that is very practice करो आ जाता है, develop हो जाता है। But अगर किसी के दिल में कहीं खोट है, कि दिमाग में विचारों में अगर कोई खोट है, वो चीज़ compromise नहीं acceptable है। So these are certain qualities which are not acceptable in our. Thank you so much, sir. I hope
साइकोलॉजी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। सर मूविंग टू आवर इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, पांडे सर इंटरव्यू के लिए अगर कोई एस्पिरेंट आ रहा होता है तो उसको किस किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वो 40 से 50 मिनट जब आप एक बच्चे के साथ बिताते हो तो आप क्या क्या चीज़ें उनमें ऑब्जर्व करना चाहते हो और आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई आपको किन किन चीज़ों पे आपको प्रिपेयर करके आना है फॉर इंटरव्यू? Okay, so we are talking about the fresher, Yes, जो sir. पहली बार जा रहे हैं. So as far as the interview technique per se is concerned, हम 45 मिनट करीब इंटरव्यू करते हैं, right? So this conversation, I mean, is more of conversational interaction. इसमें nearly 70% और more 70-75% क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया, राइट? सो वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट. वाई यू हैव डन समथिंग, हाउ यू हैव डन समथिंग. देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर कमिंग आउट इन योर PIQ. आपके 97% मार्क्स आए 10th में, 95% आपके 12th में आए. उसके बाद आपने गैप ईयर लिए एंड देन आपने ग्रेजुएशन शुरू किया, जो भी है. नाउ हाउ यू हैव गॉट 95% और 97%, you should be clear. Despite getting this much marks, you have not been able to make it into a good engineering college. आपका JEE स्कोर लो है, राइट? जबकि आप इंटरेस्टेड हो JEE के लिए. सो आपको वो कारण पता करने कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, जहाँ मेरे फेलियर्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं. द हाउस एंड वाइज ऑफ वॉट यू हैव डन, दैट इज़ वन. सो इन जनरल अगर हम बात करें मोटा मोटी तो एज फार एज कैंडिडेट्स एफर्ट्स आर कंसर्न, इट शुड बी एम्ड एट knowing yourself to present yourself. And if you know yourself well, whatever, you know, आपकी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, आपकी फैमिली के बारे में बात हो रही है, आपकी हॉबीज़ इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, करंट अफेयर्स के बारे में बात हो रही है, आपके मोटिवेशन के बारे में बात हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो सबको पता है कि हैं, तो वो आप यू मस्ट गो थ्रू दैट. आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन चीज़ों के ऊपर बात होगी और आपने जो भी किया है उसको, उसकी हाइलाइट्स भी होंगी कुछ. यू वुड हैव डन वेल समवेयर, यू वुड हैव फेल्ड समवेयर और यू नो कहीं आपकी परफॉर्मेंस बिलो पार रही होगी. वो क्यों रही है, यू नो, इवन दैट यू शुड नो. इंटरेस्ट आपके किस तरह के हैं. सो इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक बाय एंड लार्ज यू शुड बी एबल टू डू वेल इन एनी इंटरव्यू, राइट? आई एम श्योर रूबी कुकरेजा विल आल्सो ऐड समथिंग. एक क्वेश्चन आया अभी जस्ट कि सर एक आइडियल एस्पिरेंट होता है, हम जब उससे उसके डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल के बारे में बात करते हैं. आप सीन एस्पिरेंट जो भले ही अपने डे टू डे लाइफ में 11 बजे उठते हों, पर वो लिखते हैं कि ओके मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ, 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड सबका सेम जवाब होता है कि फैमिली के हाउस होल्ड कोर्स में उनकी हेल्प करता हूँ. आइडियल जवाब सब लोग लिख के चले आते हैं. सर इवन इन साइकोलॉजी टेस्ट SD में तो ऐसे गूगल पे सैंपल घूम रहे होते हैं एंड सबके सेम ही जवाब आते हैं कि पेरेंट्स बहुत प्राउड करते हैं, दोस्त अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें. सर आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है कुकरेजा सर, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ये होते हैं जिनके पास कोई हॉबी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला उसने एंड एकेडमिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. नाउ समहाउ एफकेट सीडीएस एग्जाम क्लियर हुआ एंड ही इज इन SSB. अब उसके मन में ये डाउट होता है कि यार मेरी ना हॉबी है, ना मैंने कुछ को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा किया है और मैं मार्क्स भी लेके नहीं अच्छा है, तो मैं इस चीज़ को कैसे बताने वाला हूँ, तो सर उसे क्या करना चाहिए? देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं. एक तो पहले चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़, जो गवर्नमेंट स्कूल गांव वगैरह में पढ़े, जब आप हम उनकी PIQ देखते उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. अब क्यों नहीं किया? क्योंकि उन स्कूलों में खो खो और कबड्डी के सिवा कुछ था ही नहीं. बिल्कुल सर. तो कई जगह तो ऐसा होता है कि जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ही नहीं. ओके. बाकी जो बच्चे इसमें फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ना करें, उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि जो दोनों तरफ से कम हो. कई बच्चे जो होते हैं वो एकेडमिकली स्कोर करते हैं और इसको कॉम्पनसेट करते हैं. अगर जो कोई नहीं कर रहा है तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो जो वक्त था, अगर वो ना पढ़ रहा है, ना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वक्त का सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहा है, वो क्या कर रहा है.
तो हम उन चीज़ों में जाके उसको देखने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो है इसमें जो इंटरव्यू के सक्सेस के लिए ये शुरू होता है, एक तो प्री इंटरव्यू की जब हम PIQ भरते हैं, वो जो फॉर्म होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो हम डिटेल्स भरते हैं वही हमारा जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन और टेक ऑफ पॉइंट होता है, उसी को देख के हम, तो कई लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी करी नहीं करी, लेकिन वो सोचते हैं जितनी ज़्यादा लिख लो उतनी ज़्यादा नंबर आएंगे। तो एक तो उसको बहुत गौर से उसको भरना है। उसके बाद जब इंटरव्यू शुरू होता है, जैसे इन्होंने बताया है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं ये CIQ या जो रैपिड फायर जो बोलते हैं, ये क्वेश्चंस क्लब्ड होते हैं। तो जब क्लब्ड हो गए तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल उसको याद रखना है, और फिर उसके बाद आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, तो जवाब जो होता है इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल हैव व्हाई, गिव रीजंस। ये रीज़न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जब तक रीज़न नहीं देंगे आपकी असेसमेंट ऊपर नहीं जाएगी। आपको रीजंस डिटेल में आपको देने हैं। ओके सर। ठीक है, फिर आती है बात मोटिवेशन की। कई बच्चे इसको एक ऑल्टरनेट करियर देख के आ जाते हैं। ओके। कि भाई मैं यहाँ भी ट्राई करूँ, यहाँ भी ट्राई करूँ, यहाँ भी कर लो। तो ना उनको जिस सर्विस में जा रहे हैं ना उसकी नॉलेज है, ना उसको कोई इंटरेस्ट है। उससे पूछो भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई बात नहीं, मल्टीनेशनल में चले जाऊँ। तो ऐसे बच्चों का मोटिवेशन नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छी सी डिटेल्स आपको पूरी पता होनी चाहिए। और सेम वे आपकी जनरल अवेयरनेस भी जो है अप टू द मार्क होनी चाहिए। और कई लोग आजकल क्या है, वो फ़ोन में थोड़ा सा पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ो, डिटेल में जाओ, नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, हैपनिंग इन द वर्ल्ड। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी खूबियाँ और खामियाँ दोनों पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगा कि आप में कोई वीकनेस है तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बच्चे उनको अपने बारे में नहीं मालूम। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इंटरव्यू में चेक करते हैं। और जब ये क्वेश्चन हम दे देते हैं इसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि जो कैंडिडेट है वो आंसर करता रहेगा। आइडियली 30-70 का अगर रेशियो होता है तो वो गुड होता है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो आगे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो ये क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन बन जाता है। दैट शुड बी अवॉइडेड। सर एक क्वेश्चन है सर, पर्सनल लाइफ को के क्वेश्चंस जो होते हैं अगर कभी इंटरव्यू ऑफिसर पूछ रहे हैं तो उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको छिपाना चाहिए, बताना चाहिए। सर मैं बात कर रहा हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले क्वेश्चन, अगर किसी का की पर्सनल लाइफ में कोई है तो क्या उनको रिवील करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो दिस इज़ पार्ट ऑफ नेचुरल ग्रोइंग, है ना। कई बच्चे जो आते हैं 12वीं में उनके बड़े नंबर हैं, माँ बाप के साथ थे, ग्रेजुएशन में गए और वहाँ जाके नंबर डाउन हो गए। मेरे साथ हुआ है, ऐसे बच्चों ने मुझे बताया कि भाई मैं गिटार बजाता हूँ, बैंड बजाता हूँ, गर्लफ्रेंड बन गई, नंबर जो है वो 90 से आगे 55 में। बट देन ही अंडरस्टूड कि मेरे को फौज में जाना है, मुझे 60% चाहिए, तो ही करेक्टेड दैट। बट हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज़ पार्ट ऑफ नेचुरल ग्रोइंग। कोई गर्लफ्रेंड होना कोई नुकसान नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और इट इज़ अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस। जो आपकी नेचुरल ग्रोइंग है, जो आप कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू में ऑनेस्टली बताना चाहिए। सर एक सारे क्वेश्चन की सीरीज़ में एक क्वेश्चन इस पे काउंटर क्वेश्चन सर ये आया हुआ था कि आज के टाइम पे सर वैसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो अगल बगल घूम रहे होते हैं सर। कैजुअल हो गया, फ्लिंग बोलते हैं सर, साइड बेंचिंग बोलते हैं सर टर्म है सर, या फिर किसी की 2-3 बॉयफ्रेंड 2-3 गर्लफ्रेंड रहे हो सेम टाइम पे। सर वो क्या आंसर करेंगे इस चीज़ पे? 2-3 गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये तो भाई बड़ी समस्या वाली बात है। सर क्वेश्चन है सर, देखो गर्लफ्रेंड्स हाउ इज हैंडलिंग सर पहले? अगर वो 3 गर्लफ्रेंड हैं तो डू यू थिंक दैट ही विल बी एबल टू परफॉर्म? आप खुद सोचो कि 3 गर्ल हैं, पहले तो उसको 3 से झेलना है, उनको कैसे एडजस्ट करना है वो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जितना उतना टाइम लगाएगा। आई डोंट थिंक सच कैंडिडेट्स विल एवर बी एबल टू परफॉर्म वेल। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आई डोंट नो व्हाट। पहले तो सर वो गर्लफ्रेंड्स के एक दूसरे के बेवकूफ काट रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी में आधा टाइम निकल जाएगा। दूसरा अगर वैल्यूज की बात करें तो मॉरली भी इट्स नॉट करेक्ट। इफ यू आर विद 3 देन यू आर चीटिंग एटलीस्ट समबडी। सिंपल है। So you see, being friendly to a girl and girlfriend are two different things. You can have lot of friends who are girls, but this close relationship of a girlfriend and then what that relationship is doing. And I hope Sahil it is not your personal question. not mine. जिस टाइम पे उसको करियर बनाना है वो इन चीज़ों में फंसा हुआ है
तो फिर वो एसएसबी ढंग वैसे से भी नहीं दे नहीं। पाएगा। He should be seen to be serious towards his हाँ, career. this is not career serious. making. एक चीज और you may like to add, or maybe you can ask any other point as far as the interview is concerned. So interview के लिए communication is extremely important. It's there for everything. उसमें साइक में written communication है, यहाँ पे दूसरा है. But as far as interview is concerned, communication is extremely important. Now whether the communication is 100% in English or it's a mix of Hindi English, it is fine. But we must get to know कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो अपने भाव जो है, अपने ओपिनियंस जो हैं उनको व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नॉट बीइंग एबल टू आंसर अ क्वेश्चन इज एज गुड एज नॉट नोइंग इट, इजंट इट? सो अगर आपको क्वेश्चन आपको पता है लेकिन आप उसको इंग्लिश में जवाब नहीं दे पा रहे हो, रिवर्ट टू हिंदी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. लेकिन आप बोलो, आपके दिमाग में जो है एटलीस्ट दैट शुड गेट कम्युनिकेटेड. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एक और क्वेश्चन है जो बच्चे बड़े पूछते हैं, कहते हैं इंटरव्यू में हम जब अपनी स्पोर्ट्स और इंटरेस्ट हॉबीज लिखते हैं और वो लिख देते हैं आई प्ले क्रिकेट बट लोकल, ब्रैकेट में लोकल लिखते हैं. इट इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट. आप अगर खेलते हो तो उसकी को खिला के तो किसी ने देखना नहीं. नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिकेट खेलते हो, हमारी इंडियन टीम क्या है, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट इज द पिच, हाउ मच इज द पिच, कितना क्रीज होती है, Records. वो पता होना चाहिए. वो ना उसकी मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछे पर मैं बता दूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लोकल लिख देते हैं कि सर मैं तो गली मोहल्ले में खेल. आप कहीं भी खेलो, नहीं भी खेलो, नॉलेज होनी चाहिए उसकी. दैट इज इम्पोर्टेंट. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि एक बड़ा पढ़ाई वाला बच्चा है, राइट? उसको खेल कूद से ज़्यादा मतलब नहीं है, या मतलब फोकस उसका पढ़ाई में इस टाइम पे, लेकिन वो ऐसे टाइम पास के लिए, थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए उसने कुछ खेलना चले गया, वो आधा घंटे के लिए खेलना शुरू किया उसने, बट इट इज़ मोर फॉर रिक्रिएशन. इट्स वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अ प्लेइंग. नाउ फॉर दिस पर्सन having a deep knowledge of that particular game may not be very important for me. But there is another candidate who says that I have represented my school, I have played for my district, and if that candidate does not know about the rules of the game and this thing, that means he is played at a competitive level. He is expected to know, right? लेकिन अगर किसी बच्चे को मतलब वो खाली टाइम पास के लिए ऐसे चले गए एंड इसे इसकी कैजुअली मैंने खेला है, इट इज़ फाइन. सो आई हैव टू सी द, और IO sees द कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड बच्चे का क्या है, फोकस कहाँ है. अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल ही कईयों का होता है कि फोकस होता नहीं, नाम के लिए लिख देते हो, राइट? उन्होंने शायद पढ़ा भी ना हो, बट आई मीन खेला ना हो, उसके बारे में कुछ जानकारी ना हो, बट कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट आपको ड्रॉ करता है उस पार्टिसिपेशन के लिए. तो तब आपको वो बता सकता है कि भाई हाँ मैंने इतना किया है और मेरे को इतना मालूम है. बट फॉर दैट ही हैज़ टू बी फ्रैंक. ही शुड नॉट बी ट्राइंग टू Hide. fake something or hide something, right? So long as you are frank and you're telling this truth, it is perfectly all right. Whether you have interest in sports or not, it is okay, right? You have less interest or you have no interest in sports, खाली casually आप खेलते हो recreation के लिए, it is okay. आपका focus पढ़ाई में है, right? There can be another person who is focused only on sports mainly, और उसका पढ़ाई का देखें academic performance थोड़ा कम ही रहता है. So that we get to know, धीरे धीरे जैसे बात होती है, फर्स्ट CIQ itself in about 5-7 minutes 10 minutes, ये हमें अच्छी तरह पता लग जाता है कि बच्चे को फोकस किधर की तरफ है, राइट? एंड अकॉर्डिंगली देन वी assess it. वन मोर इश्यूज दिस, लोग ना बड़े एक्सक्यूज देने की कोशिश करते हैं. आपके नंबर कम क्यों हो गए, मेरी माँ बीमार हो गई थी. व्हेन 3 months बिफोर द एग्जाम, हॉस्पिटल हाउ मेनी डेज, 1 week. घर में और कौन है, फादर, 2 elder brother. So this type of excuses should not be given. If you have failed somewhere, if you have not performed well, you should own and take the responsibility. In fact, that is also very important. Some candidates come and they ask the questions like, and it's very idiotic question कि सर
मेरे नंबर कम आए हैं, इसका मुझे क्या बताना है, मतलब दूसरा कैसे बताएगा कि यू हैव टू, यू शुड नो द रीजन व्हाई योर मार्क्स आर आई हैव लेस। टेकन द ड्रॉप, सर बताओ। हाँ, कि मेरे को इसको कैसे जस्टिफाई करना है कि आई हैव टेकन अ ड्रॉप एंड सो डिस्पाइट वर्किंग ऑन टू योरसेल्फ एंड नॉट नोइंग द रीजन, there may be reason, there may be sometime only acceptance is the कि ठीक है, I made some mistakes and I have now rectifying Must it, own it. so that will also लाइक कौशल सेड कि आप कभी भी गलती कोई करते हो, कोई इट इज़ ह्यूमन टू अर्न, राइट, लेकिन आप गलती को सुधार रहे हो कि नहीं सुधार रहे हो, वन एक्सेप्ट इट, फाइन। देयर हैव बीन कैंडिडेट्स हु सेइंग दैट उनकी 10वीं के बाद में कुछ तुम्हारे गर्लफ्रेंड वगैरह चक्कर हो गया एंड गलत संगति में पड़ गए, तो 12th में परफॉर्मेंस हैज कम डाउन वेरी बैडली। आफ्टर दैट ही हैज़ रियलाइज कि यार ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। नाउ व्हेन ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, हिज परफॉर्मेंस ग्राफ हैज़ मूव्ड अप कंसिडरेबली because he's learned from that mistake and he is improving upon himself. But this thing must be brought out clearly. Like सर ने पूछा कि बोला कि भाई आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, एक्सक्यूज़ मत दो, आप जेन्युइन रीज़न बताओ और क्या आपने उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए किया है। दैट इज़ समथिंग बिकॉज फौज में इन जनरल व्हेन वी से ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब हम DIPR में जब ट्रेनिंग हो रही होती है सारे SSS की, वन थिंग वी से एट द एंड इज ओके, यू हैव डन द असेसमेंट, यू फाउंड दैट द कैंडिडेट इज़ रिकमेंडेबल। उसके बाद आप पूछो अपने आप से, लिटमस टेस्ट वो है कि विल यू बी एबल टू टेक हिम अंडर योर विंग्स। अपनी यूनिट में रखोगे कि नहीं रखोगे उसको? आपको विश्वास है कि ये आपके अंडर काम करने लायक है, आप अपनी जितने भी यूनिट है, जो भी लोग हैं, उनकी जान की जिम्मेवारी इसको दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, कैन यू बी ट्रस्टेड, दैट इज थिंग। सो इफ़ यू लूज द ट्रस्ट, आई थिंक द क्वेश्चन, अगर मेजरली ऐसा लगता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू पर्टिकुलरली कि अगर आपका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है और ख़त्म हो गया है, then you can forget about getting recommended. So that's why making unnecessary excuse, faking things and trying to justify that, it doesn't take you anywhere. सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को पढ़ा रहा होता हूँ एंड हम देखते हैं उनके जनरल डाउट्स आते हैं सर डे टू डे लाइफ को लेके, कि अगर एक एस्पिरेंट से अगर आप इंटरव्यू में उससे पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तो वो अपना बता रहा है कि मैं सर सुबह 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे दौड़ने के लिए निकल जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, हर चीज़ परफेक्ट लिख के आ रहा है, रट के आ रहा है वो। एंड अगर रियलिटी में देखें तो नॉर्मली भी जो लाइफ का सिनेरियो चल रहा होता है सर, उसमें ये होता है कि लोग 11 बजे सुबह उठ के मतलब उठ रहे हैं, या फिर कि कोई अगर नाइट शिफ्ट मार रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल ही बहुत अलग है, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। हर जगह अपने आप को कोऑपरेटिव दिखाना, अगर वो HD में लिख रहा है तो फैमिली की हेल्प, दोस्तों के साथ सीक्रेट शेयर करना, बहुत कॉमन चीज़ें चलती हैं। सर इन लोगों को ट्रेन करने के लिए आप क्या क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या फिर जो रियलिटी है, जैसे किसी की नाइट शिफ्ट है और वो उसकी आदत है सुबह नहीं उठ सकता, तो क्या उसको अपनी रियल लाइफ बतानी चाहिए या उसको दिखाना चाहिए कि भाई मैं ऐसे डिसिप्लिन हूँ? नहीं, देखो नाइट शिफ्ट है, व्हेन यू से नाइट शिफ्ट दैट मीन्स कि एक कोई मजबूरी है उसकी जिसकी वजह से वो रात को ही पढ़ पा रहा है, मे बी दोपहर में डिस्टर्बेंस है या समथिंग लाइक दैट, इसलिए नाइट को ही पढ़ पा रहा है, कंसंट्रेशन उसी टाइम पे हो जॉब पाता के लिए है। बोल रहा हूँ। जॉब, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट एंट्रीज, यस, द पीपल जो नाइट जॉब कर रहा है, इन एनी केस इट इज कंपल्शन, राइट। सो उसको ये जस्टिफाई करना कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ जबकि वो अगले दिन पिछले दिन नाइट शिफ्ट करके आया है, देन यू आर फॉल्सिफाइंग थिंग्स। यू से कि भाई उस दिन आप क्या करते हो, आपकी नाइट शिफ्ट के बाद में सवेरे आप 4 बजे वापस घर में आते हो या समथिंग जो भी है, उसके बाद में आप थोड़ा सा कुछ खाना पीना करके एंड सो जाते हो, से दैट। उसके बाद में आप अपने जो दिन है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, तो लाइफ की सारी चीज़ें तो करनी है आपको, राइट। पढ़ना है, खाना है, पीना है, घर के काम करने हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, वेयर डू यू फाइंड टाइम फॉर दैट? सो यू एवरीवन ही विल हैव अ डिफरेंट शेड्यूल, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर नाइट शिफ्ट कर रहा है और उसके बाद में वो बोल रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, आई थिंक इट इज़ अननेचुरल। वो लास्ट नहीं कर पाता है, वो 2-4 दिन के लिए हो सकता है, कर लेगा वो, बट इट कांट लास्ट नहीं हो सकता।
right? And people finally said not getting rejected or recommended just based on ki whether you get up at Yeah, 6 o'clock No, and no, that's why I'm saying, There are be lot many realistic. schools. Yes. मैक्स ऑफ एस्पिरेंट ऐसे लिख के आते हैं, क्योंकि सर मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं एस्पिरेंट्स में सर। बाकी एस्पिरेंट भी हैं तो अपने रात को पढ़ाई करने का बहाना दिया, सुबह लेट से उठ रहे हैं, बट एसएसबी के अंदर इंटरव्यू ऑफिसर के सामने सब यही बताते हैं, सर आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM at 6 o'clock, उसके बाद Yeah, I breakfast don't is- agree with you here because there has to be reason. I have a very interesting case. He was a defense officer's son. Okay. So he said, I sleep between 6 and 10. So I said, यार ये तो मतलब बड़ा awkward time है. But he had a reason. He said, सर मेरी फैमिली बड़ी सोशल है. शाम को कोई ना घर में आता है. पापा बोलेंगे जाओ मेस से कुछ ले आओ, इधर ले आओ, उधर ले आओ. So I cannot concentrate. So then I study at odd hours. So he would study that odd hours. But he had reason to. तो I can't say कि इसकी routine तो यार बिल्कुल गड़बड़ है. So you have to adjust as per your. यस सर, आई होप कि आपको एनफ इंसाइट्स मिल गए अभी तक साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, कि भाई अगर जो भी आपकी डे टू डे लाइफ चल रही है, जैसा आपके लाइफ का पैटर्न है, किसी की नाइट शिफ्ट की जॉब हो सकती है, जैसे सर ने बताया कि जो एक स्टोरी बताई जहाँ पे एक ऑफिसर के सर ने ये बताया कि भाई वो 6 से 10 के बीच में सो रहा है, क्यों सो रहा है, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं रात को। मतलब अगर आपकी ऑनेस्टी है आपके जवाब में और वो आपकी दोबारा बोलते ठीक है, अगर आपके जवाब में ऑनेस्टी है और वो चीज़ रियल में आपके साथ हो रही है, तो आप उसको ऑनेस्टी के साथ बोल सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे होगे वही आपके सिलेक्शन का रीजन बनेगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज जीटीओ। सर जीटीओ के लिए जब एक एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो डे टू डे लाइफ में उसको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे वो जीटीओ के टास्क में अच्छा परफॉर्म कर सके। सर नॉलेज भी एक पार्ट है, जीडी लेक्चरेट है, किस तरीके से उसको अपडेट, क्या उसको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या फिर एक कोई आइडियल शेड्यूल हो जिसको उसको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ सर इस पर थोड़ा। आई थिंक सबसे पहले तो बच्चे को जरूरी है कि एक प्रोसेस को समझे कि जीटीओ है क्या। जब वो प्रोसेस को समझेगा तो बहुत सारी क्लैरिटी आती है उसमें, क्योंकि इट्स नेम्स इटसेल्फ से ग्रुप टेस्टिंग। तो यहाँ पे एक पूरा ग्रुप के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, और कई बार बच्चा क्या होता है कि वो बहुत मतलब काफ़ी क्वालिटी हैं, अच्छा बिहेव भी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को ग्रुप में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे जीडी में है एंड देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो वेरी कंफर्टेबल जब वो 1-to-1 बात करते हैं, लेकिन जहाँ ग्रुप में बात आती है थोड़ा सा वो माइल्ड हो जाते हैं या अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं। सो एक तो उसको ये समझना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देयर आफ्टर स्टार्ट वर्किंग समथिंग ऑन टू हिज टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटीज़, जैसे डेली प्रैक्टिसेस है, कुछ ग्रुप डिस्कशंस का अवेयरनेस ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है डेट्स देखिए नॉलेज इज़ द पावर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड पहले टास्क जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है उसमें अदर देन बीइंग कंफर्टेबल इन टू द ग्रुप यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन। एंड जनरली जो टॉपिक आते हैं वो जो करंट में चल रहे होते हैं वही से, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, अभी जो भी चल रहा है देश में जो चल रहा है, कोई सोशल टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके बारे में लास्ट 6 months लास्ट 6 months या 1 year जो भी है उसका थोड़ा पढ़ाई करे, उसके बारे में उसको थोड़ा अवेयर हो, एंड देयर आफ्टर इट्स मोर ऑफ ए डिस्कशन एंड ही शुड फील मोर कंफर्टेबल विद द ग्रुप। सेकेंड थिंग इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पे इधर ये नहीं होगा कि आपने मतलब कुछ भी बोल दिया और उसी से काम हो जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट यू फाइंड दैट दे आर डूइंग वेरी गुड इन ग्रुप डिस्कशन, दे गुड नॉलेज, व्हेन वी कम टू द आउटडोर टास्क वहाँ पे वो अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे वो जो आइडिया लगाने वाली बात है उसमें उसको इतना है नहीं, मतलब वो थोड़ा मे बी काइंड ऑफ ए बुकिश या थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली जैसे अब फट्टा बल्ली की हेल्प से आगे जाना है। इट्स नॉट अबाउट कि वेदर यू आर एबल टू डू दिस और नॉट, बट इट्स मोर ऑफ ए वेदर यू आर एबल टू अप्लाई योर सेल्फ इन टू द गिवन सिनेरियो और नॉट। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in terms of GTO preparation, and the biggest factor here is the public speaking. That fear of public speaking should go away. तो चाहे वो घर वालों के सामने प्रैक्टिस करता हो, दोस्तों के सामने करता हो, should have a people of like minded जिनके सामने डिस्कशन कर सके, स्टेज पे जाना। Basically, G2 is very simple. It is your day-to-day life, which we are looking into it. In a group, पहले कुछ टास्क होते हैं जो ग्रुप में होते हैं 10 या 6 का, उसके बाद we reduce the number, एक हाफ ग्रुप टास्क आता है, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल टास्क आ जाते हैं, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम करते करते सडनली ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जैसे बताया विकास ने कि उसको थोड़ा सा माइल्ड डाउन करके फ्रेंडली बना के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टास्क, और सडनली उसके बाद लास्ट टास्क इज अगेन ऑल द ग्रुप इज टुगेदर एंड डूइंग इट। सेकेंडली
ये जो टास्क ग्रुप में है ये सब लीडरलेस होते हैं. दैट वैकेंसीज हैज टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट. ही शुड हैव so much of guts, knowledge. He should understand what G2 has told you while briefing. अब आपने बोला फर्स्ट टाइमर एंड रिपीटर्स. फर्स्ट टाइमर जो आएगा he will listen to GTO very carefully because he is not familiar with the circumstances of a GTO task. Repeater, he is familiar. He is familiar with the procedures. He will not listen to the GTO so attentively as a fresher is doing it. And G2's briefing is very simple. It says you have to do in this manner. अब question arises, वो अपने आप से अपने आप को एक कपून में मान लेते हैं. If I have to do GD, I should not speak more. I should not be loud. और natural जो उसका behavior है in a group, in a friendly atmosphere में जो दोस्तों के साथ होता है, he forgets it. He tries to build up an atmosphere himself कि मैं बहुत अच्छा हूँ. No, you have to be जैसे जीडी होती है उसमें वेरी सिंपली हम बोलते हैं इट इज ए वेरी अंडर ए वेरी फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल मैनर. ये ब्रीफिंग का पार्ट है, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल डिस्कशन. और उसमें अगर आप फॉर्मलाइज हो जाओ फिर आप नहीं कर सकते. वो आपने आपको ना सख्त बना लेते हैं, मेक अवर से फिजिकली हार्ड कि मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे करूँ. इफ यू आर नॉर्मल एंड ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, जीटीओ इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क. यू हैव टू contribute with the group when you are working in a group. That contribution into group is important. You have to show it. Psychology में आपने लिख दिया nobody is around you. आप अपना लिखते जा रहे हो, जैसे एग्जाम देते हैं. Interview में it is only 2 persons. Here you are with other friends or candidates who are from different family background, different way of thinking, different. Everyone is a different in every town. And your performance depend on their performance as well. Their like, performance. You've been to G2 and you've seen कि एक इंटरव्यू में आप जो मन में है एक बार को बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे कितनी बार ऐसा होगा कि आपके मन में है और लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको चांस कितना मिल रहा है. So many factor also consider into this one. Once you become familiar with the group, that's good. See, आपके मन में जो आ गया बोलना है. जीडी में आप कई कैंडिडेट्स को हम देखते हैं वो बोलना चाह रहे होते हैं पर कोई और बोल देता है वो चुप हो जाता है. फिर वो बोलना चाहता है, कोई और बोल दिया वो चुप हो जाता है. नहीं, इफ यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक. सी इट इज जस्ट ब्रिंगिंग आउट कि कैन यू बी अ लीडर, हैव यू गॉट दोस क्वालिटीज, यू हैव टू शो इट ऑन ग्राउंड. आई फॉर डिटेल इज ऑल्सो देयर. व्हेन यू आर डूइंग अ टास्क, यू शुड नो कि टास्क सामने क्या है और उसको मुझे कैसे करना है. वेरी सिंपल. सो फ्रेशर और रिपीटर में यही फर्क है, फेमिलियरिटी का. बिल्कुल सर. सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, रस्सी कैसे बांधते हैं, उसमें तो 10 मिलियन व्यूज थे. तो सर इसके ऊपर भी नंबर मिलता है कैसे? I'll tell you, बच्चा बहुत एक अलग दुनिया में चल रहा होता है. आपको में लेस बांधने आते हैं, yes, स्कूल में गए सब बांधते हैं, दैट इज मोर देन एनफ. उधर कोई कंपटीशन नहीं है कि आप कितने तरह की रस्सियाँ बांध सकते हो नहीं बांध सकते हो. फाइनली इट इज बेस्ड ऑन कि आप हाउ यू प्रैक्टिकली अप्लाई. काफ़ी लोग हैं यार जैसे बहुत रूरल बैकग्राउंड से हैं, जानवरों को बांधना, खुटे से बांधना वो बहुत है, या जिसको अपना लेस बांधना आ गया उसको आ गया, इतना ही चाहिए. अब उस पर देयर आर 2 काइंड ऑफ ए कंटेंट विच यू फाइंड. वन इज़ व्हेन यू क्रिएट द कंटेंट कि हमारा व्यूअरशिप बढ़िया बन जाए, एंड देयर इज वन कंटेंट यू एक्चुअली लर्न. अब बच्चे के हाथ में रस्सी बांधने के हिसाब से तो फिर वो नोट कॉम्पिटिशन मैंने देखा था सर 4 टाइप्स टू टाई अ रोप परफेक्टली. उसमें 4 टाइप सिखाए गए थे कि ऐसे आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं. सो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए. एंड आई होप अगर कोई फ्रेशर या फिर रिपीटर भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको तीनों टेक्निक में काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे जिससे अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकता है एंड रिकमेंडेशन की जर्नी को पूरी कर सकता है. थैंक यू सो मच ऑल. जय हिंद.